एक आम कहानी से शुरुआत करते हैं आज। रात के करीब 2 बज रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है और अचानक से दिमाग कहता है कि फ्रिज खोलकर वो बची हुई आइसक्रीम या चॉकलेट खा लेनी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। बिल्कुल, और लोग इसे अपनी कमजोरी मान लेते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि इंसान के पास एक ही दिमाग होता है जो सर के अंदर बैठा है और वहीं से सारे ऑर्डर्स आते हैं। मतलब सोच, इंटेलिजेंस, विल पावर, सब कुछ वहीं से कंट्रोल होता है। पर इस गहरे अध्ययन में आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो काफी हैरान करने वाली है। सही का सच तो ये है कि इंसान के पास एक नहीं बल्कि 2 दिमाग होते हैं और ये दूसरा दिमाग सिर में नहीं, पाचन तंत्र में यानी पेट में होता है। तो रात के 2 बजे वो जो आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी वो सिर वाले दिमाग की नहीं, शायद इस दूसरे दिमाग की मांग थी। इसलिए आज के इस गहरे अध्ययन का लक्ष्य डॉक्टर एमरॉन मायर की रिसर्च और माइंड गट कनेक्शन को समझना है। और ये कोई कहावत या ऐसी बोलने का तरीका नहीं है, ये पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। आज की इस चर्चा में हम उस विज्ञान को समझने वाले हैं जहां न्यूरोसाइंस और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एकदम आपस में मिल जाते हैं। ये दोनों ना अलग अलग फील्ड्स नहीं है। मतलब पेट और दिमाग एक ही टीम में खेल रहे हैं। एकदम वही तो। इंसान का पाचन तंत्र सिर्फ खाने को ऊर्जा में बदलने वाली कोई मशीन नहीं है। खाना दरअसल एक तरह का बायोलॉजिकल डेटा है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हर पल शरीर और हमारी इमोशंस को डिक्टेट कर रही है। अच्छा, तो अगर पेट में सच में एक दिमाग है तो इसकी एनाटॉमी यानी संरचना पर गौर करना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सर वाले दिमाग की ताकत तो उसके न्यूरॉन्स में होती है ना। बिल्कुल, सारी ताकत वहीं होती है। पर हैरानी की बात ये पढ़ी मैंने कि पाचन तंत्र की दीवारों में भी लगभग 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं। इसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम या शॉर्ट में ENS कहा जाता है। और ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, ये स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद नर्व्स की संख्या से भी बड़ा है। सही बात है। और अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझें, हाँ, जैसे ये सीधा सीधा वैसा ही हुआ ना कि किसी बड़ी कंपनी का एक मेन कॉर्पोरेट ऑफिस हो और एक रीजनल ब्रांच हो, पर ये रीजनल ब्रांच इतनी इंडिपेंडेंट है कि अगर मेन ऑफिस से कनेक्शन पूरी तरह कट भी जाए तब भी अपना काम खुद कर सकती है। मतलब खाना पचाना, एंजाइम्स रिलीज करना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सब ENS खुद संभाल लेता है। साथ एक और किरदार जुड़ा हुआ है जो इस कहानी को और भी गहरा बनाता है, वो है माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम यानी वो बैक्टीरिया वगैरह। हाँ, इंसान की आंतों में सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं है, वहाँ करीब 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई का एक पूरा साम्राज्य बसा हुआ है। 40 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बड़ा ही नहीं, अगर गिनती पर ध्यान दिया जाए तो इंसानी शरीर में खुद के सेल्स से ज्यादा इन माइक्रोब्स के सेल्स होते हैं। हम खुद से ज्यादा तो बैक्टीरिया हैं और ये वहाँ सिर्फ आराम नहीं कर रहे हैं, ये लगातार खाने को केमिकली प्रोसेस करते हैं, विटामिन्स बनाते हैं और उस ENS के जरिए सिर वाले दिमाग से सीधी बातचीत करते हैं। दिमाग और पेट के बीच इस बातचीत का रास्ता मतलब हवा में तो होगा नहीं। इन दोनों के बीच एक फिजिकल मोटी केबल है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। ये शरीर का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है, पर इस हाईवे के रूल्स ना बिल्कुल अलग हैं। हाँ, वहाँ ट्रैफिक थोड़ा उल्टा चलता है। वही तो, आमतौर पर यही लगता है कि सर वाला दिमाग बॉस है तो वही सारे ऑर्डर्स नीचे भेजता होगा, पर यहाँ ट्रैफिक का डायरेक्शन पूरी तरह उल्टा है। इस वेगस नर्व पर 80 से 90% सिग्नल्स पेट से दिमाग की तरफ जाते हैं। 80 से 90%, सोचिए। हाँ, दिमाग से पेट की तरफ मुश्किल से 10 या 20% सिग्नल्स ही आते हैं। टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो प्रैक्टिकली पेट लगातार अपने बॉस को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि करना क्या है। और यही वो पॉइंट है जहां पुरानी सारी मेडिकल समझ पूरी तरह से पलट जाती है। अगर 90% कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका सीधा सा नतीजा ये निकलता है कि मूड, इमोशंस और जो एक इंसान की ओवरऑल मेंटल स्टेट होती है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा पेट की हालत से तय होता है। मतलब पेट डिसाइड कर रहा हम कैसा फील करेंगे। बिल्कुल, वेगस नर्व पर जाने वाले ये सिग्नल्स दरअसल सेफ्टी, डेंजर और न्यूट्रिएंट स्टेटस के मैसेजेस होते हैं। अगर गट में सब ठीक है तो दिमाग को शांति का सिग्नल मिलता है, पर अगर गट में गड़बड़ी है तो दिमाग को खतरे का सिग्नल मिलता है। इसलिए एक्सट्रीम स्ट्रेस के दौरान डाइजेशन तुरंत रुक जाता है और डाइजेशन खराब होने पर दिमाग में बेचैनी और एंजाइटी पैदा होती है। ये एक कंटिन्यूअस लूप बन जाता है। तो अगर इस एनाटॉमी का सीधा असर इमोशंस पर पड़ रहा है
तो सोसाइटी के उस नज़रिए पे सवाल उठना लाजमी है जहां लोग स्ट्रेस ईटिंग को एक कैरेक्टर फ्लॉ मान लेते हैं या विल पावर की कमी कह देते हैं। वही ना, लोग स्ट्रेस में हाई फैट और हाई शुगर वाली चीजें खाते हैं और समाज उन्हें बस कमजोर मान लेता है। पर डॉक्टर मेयर की इन सारी फाइंडिंग्स के हिसाब से तो ये पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल रिएक्शन लग रहा है। ये सच में एक बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म ही तो है। डॉक्टर मेयर की रिसर्च इस सोसाइटी वाले मिथ को पूरी तरह डिसमिस करती है। जब दिमाग क्रॉनिक स्ट्रेस में होता है तो उसे उस स्ट्रेस से बचने और काम होने के लिए डोपामीन की सख्त जरूरत होती है। अच्छा, डोपामीन चाहिए होता है उसे। हाँ, और ये हाई फैट और हाई शुगर खाना सीधा दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर पर अटैक करता है और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस केमिकल्स को दबाने का काम करता है। तो दिमाग उस वक्त प्रैक्टिकली एक ही इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि मुझे इस स्ट्रेस से निपटने के लिए ये स्पेसिफिक खाना चाहिए अभी के अभी। इस पूरे प्रोसेस में विल पावर का तो कोई रोल ही नहीं है, ये प्योर सर्वाइवल बायोलॉजी है। ये तो काफी शॉकिंग है। और मेंटल हेल्थ की जब भी बात होती है तो ज्यादातर फोकस सर पर ही होता है। डिप्रेशन या एंजाइटी के जिक्र के साथ एक और नाम आता है सेरोटोनिन, जिसे खुशी, शांति और कॉन्फिडेंस का केमिकल कहते हैं। तो अगर पेट से दिमाग तक 90% सिग्नल्स जा रहे हैं तो क्या इस सेरोटोनिन का बनना भी इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है? ये न्यूरोसाइंस और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का ना सबसे बड़ा क्रॉसओवर पॉइंट है। सच्चाई ये है कि शरीर का 90% सेरोटोनिन दिमाग में बनता ही नहीं है। वेट, क्या दिमाग में नहीं बनता? नहीं, ये दरअसल गट की लाइनिंग में मौजूद एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स बनाते हैं और ये पूरी प्रोसेस आंतों में बैठे उन्हीं माइक्रोब्स पर निर्भर करती है जिनका हमने पहले जिक्र किया। ये माइक्रोब्स खाने को पचाकर कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो इन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो सेरोटोनिन रिलीज करें। ओह, तो मतलब फैक्ट्री पेट में है। हाँ, और अगर गलत डाइट की वजह से वहाँ के अच्छे बैक्टीरिया कमजोर पड़ गए हैं तो उन सेल्स को वो जरूरी स्टिमुलेशन मिलेगा ही नहीं। नतीजा ये होगा कि सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बायोलॉजिकली गिर जाएगा और इंसान नेचुरली डिप्रेस्ड, उदास और एंग्शियस फील करने लगेगा। तो अगर 90% सेरोटोनिन पेट में बन रहा है तो आज तक मेंटल हेल्थ के लिए जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां दी जाती हैं जो सर के दिमाग को टारगेट करती हैं, क्या उनका फोकस गलत जगह था? जैसे वो SSRIs होती हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स, वो तो दिमाग पर ही असर डालती है ना। देखिए, SSRIs दिमाग में नया सेरोटोनिन नहीं बनाती हैं। वो दरअसल दिमाग में जो पहले से मौजूद सेरोटोनिन है उसको ज्यादा देर तक रोके रखती हैं ताकि उसका असर थोड़ा लंबा हो। पर आप खुद सोचिए, अगर गट का एनवायरनमेंट इतना डिस्टर्ब्ड है कि नीचे उस फैक्ट्री से सेरोटोनिन बनकर ऊपर आ ही नहीं रहा है तो दिमाग की दवाई के पास रोकने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लॉजिक तो बिल्कुल सही है इसमें। इसलिए कई बार सिर्फ दिमाग पर फोकस करने वाली दवाइयाँ पूरी तरह असर नहीं करती जब तक कि पेशेंट के गट को ठीक न किया जाए। यानी खुशी की असल फैक्ट्री सिर में नहीं, आंतों में चल रही है। इसी से जुड़ी एक और आम बात याद आई। लोग अक्सर कहते हैं गट फीलिंग, जैसे अचानक किसी सिचुएशन में गट फीलिंग आई कि कुछ ठीक नहीं है। तो अगर दिमाग की जगह पेट सिग्नल्स भेज रहा है तो क्या यही वजह है कि खतरे के वक्त सिर से पहले पेट में अजीब सी हलचल महसूस होती है? हाँ, गट फीलिंग का पूरा बेस ही साइंटिफिक है। ये हवा में बनाई हुई या कोई मिस्टिकल बात नहीं है। जब आसपास कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ खतरा हो तो सर वाला दिमाग आंखों और कानों से डेटा लेकर 1 मिलीसेकेंड में असेसमेंट करता है और सीधा ENS को एक रैपिड सिग्नल भेजता है। सीधा नीचे मैसेज भेजता है एकदम तेजी से, और उस सिग्नल के मिलते ही गट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वापस उस वैगस नर्व के जरिए दिमाग को एक फिजिकल सेंसेशन भेजती हैं। ये पूरा प्रोसेस दरअसल उस रीजनल ब्रांच का एक फास्ट और लॉजिकल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है। यहाँ तक कि नई रिसर्च तो ये भी साबित करती है कि फियर यानी डर की यादों का एक बायोलॉजिकल बैकअप भी इसी गट नेटवर्क में स्टोर होता है। डर का बैकअप पेट में? ये तो वाकई हैरानगेज है। यही वजह है कि सालों बाद भी जब मिलती जुलती डर वाली सिचुएशन सामने आती है तो सबसे पहले पेट में वो बटरफ्लाईज महसूस होती हैं, क्योंकि बैकअप मेमोरी वहाँ एक्टिवेट हो रही होती है। ये सब सुनने में जितना एडवांस लग रहा है, एक बहुत लॉजिकल सवाल भी खड़ा करता है। अगर ये दूसरा दिमाग इतना स्मार्ट है और हमारा इंटरनल सिस्टम इतना केपेबल है तो मॉडर्न सोसाइटी में लोग इतने बीमार, इतने थके हुए और लगातार एंग्शियस क्यों रहते हैं? इस पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को तबाह करने वाले मैकेनिज्म काम कैसे करते हैं? इस तबाही के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें आंतों की एनाटॉमी को थोड़ा और करीब से देखना पड़ेगा।
आंतों की जो प्रोटेक्टिव दीवार होती है, जिसे एपिथेलियल लेयर कहते हैं, वो पता है कितनी मोटी होती है? कितनी? सिर्फ एक सेल जितनी मोटी। एक सिंगल सेल की थिकनेस होती है उसकी। ये सेल्स आपस में टाइट जंक्शंस के जरिए जुड़े होते हैं, जैसे किसी दीवार में ईंटें जुड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब होता क्या है, जब लगातार क्रॉनिक स्ट्रेस होता है तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ये कॉर्टिसोल इन्हीं टाइट जंक्शंस पर हमला करके उन्हें ढीला कर देता है, जिससे उस दीवार में दरारें पड़ने लगती हैं। ये तो मतलब वैसा ही हुआ ना, जैसे किसी देश की बॉर्डर सिक्योरिटी एक बहुत पतली और नाजुक दीवार पर टिकी हो। उस दीवार के एक तरफ देश का मेन हिस्सा है और दूसरी तरफ कचरा और दुश्मन है। अगर स्ट्रेस की वजह से वो बॉर्डर की दीवार टूटती है या उसमें छेद हो जाते हैं तो बाहर का सारा कचरा सीधा अंदर देश में घुसाएगा। बहुत सही एग्जाम्पल दिया आपने। और इसी टूटने की कंडीशन को ना मेडिकल भाषा में लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं। जब आंतों की दीवार लूज हो जाती है तो टॉक्सिन्स, जिन्हें लाइपोसैकेराइड्स या LPS कहते हैं, और उसके साथ अधपचा खाना खून में रिसने लगता है। अब शरीर का 70% इम्यून सिस्टम इसी दीवार के ठीक पीछे ड्यूटी पर बैठा होता है। तो वो तो तुरंत रिएक्ट करेगा। बिल्कुल। जैसे ही इम्यून सिस्टम देखता है कि LPS ब्लड में आ गया है, वो साइटोकाइंस नाम के फायर अलार्म्स बजा देता है। ये फायर अलार्म्स पूरे शरीर में एक युद्ध शुरू कर देते हैं, जिसे सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। मतलब शरीर के अंदर हर जगह एक तरह से सूजन और आग लग जाती है। और मुझे लगता है ये इन्फ्लेमेशन पेट के आसपास तो रुकी नहीं रहती होगी, ब्लड फ्लो के रास्ते पूरे शरीर में ट्रैवल करती होगी और शायद वैगस नर्व के पैरेलल चलते हुए ये सर वाले दिमाग तक भी पहुंच जाती होगी। एकदम सटीक पकड़ा आपने। और जब ये इन्फ्लेमेशन दिमाग पर असर डालती है तो वहाँ माइक्रोग्लियल सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यही वो न्यूरो इन्फ्लेमेशन है जो आगे चलकर हमारी एंजाइटी, ब्रेन फॉग और सिवियर डिप्रेशन का रूप ले लेती है। देखिए, शुरुआत पेट की दीवार टूटने से हुई थी और आखिरी असर कहाँ पड़ रहा है? दिमाग की फंक्शनैलिटी पर। ये सच में डरावना है। और इस दीवार को तोड़ने का काम क्या सिर्फ स्ट्रेस ही करता है या हम जो खा रहे हैं उसका भी रोल है? खाने का तो सबसे बड़ा रोल है। हमारी लाइफ में कई ऐसे दुश्मन हैं जो इस लाइनिंग को लगातार डैमेज कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम SAD यानी स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट का है, जिसमें सिर्फ प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और जीरो फाइबर होता है। हाँ, जिसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता, बस कैलोरीज होती हैं। और उसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का केस तो और भी खतरनाक है। ये स्वीटनर्स दिमाग को धोखा देते हैं कि भाई कुछ मीठा आ रहा है, पर जब ये आंतों में पहुंचते हैं तो वहाँ कोई रियल कैलोरीज तो होती नहीं। ऐसे में वो अच्छे माइक्रोब्स जो नेचुरल शुगर प्रोसेस करते हैं वो प्रैक्टिकली भूखे मरने लगते हैं, और वो माइक्रोब्स जो टॉक्सिन्स बनाते हैं वो इन आर्टिफिशियल केमिकल्स को खाकर अपनी आबादी बढ़ाने लगते हैं। तो पूरा इकोसिस्टम वहाँ अनबैलेंस्ड हो जाता है। और मैंने ये भी सुना है कि प्रोसेस्ड फूड्स में मिलने वाले जो एमल्सिफायर्स होते हैं उनका रोल भी इसमें बहुत बड़ा होता है। ये एमल्सिफायर्स मोस्टली आइसक्रीम्स या वो जो पैकेज्ड ब्रेड्स आती हैं उनको लंबे समय तक नरम रखने के लिए मिलाए जाते हैं, पर आंतों में इनका असर लगभग एक डिटर्जेंट जैसा होता है। हाँ, बिल्कुल डिटर्जेंट की तरह ही एक्ट करते हैं, क्योंकि गट की उस एक सेल मोटी दीवार के ऊपर म्यूकस यानी जेल जैसी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये एमल्सिफायर्स उस म्यूकस की लेयर को पूरी तरह धोकर साफ कर देते हैं। अब जब प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं बचेगी तो बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स तो सीधा एपिथेलियल वॉल से टकराएंगे ही ना, और फिर वही इन्फ्लेमेशन शुरू होगी। और इसी के साथ एक और चीज है जिसे लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। अगर एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो वो पाचन तंत्र के लिए किसी एटम बॉम्ब की तरह काम करते हैं। बेशक इमरजेंसीज में एंटीबायोटिक्स लाइफ सेविंग है, उसमें कोई शक नहीं है, पर हर छोटी बीमारी में इनका इस्तेमाल आंतों में तबाही मचाता है। एटम बॉम्ब मतलब वो सब कुछ खत्म कर देते हैं? हाँ, जब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खाई जाती है तो वो सिर्फ बुरे बैक्टीरिया को ढूंढ कर नहीं मारती, वो पूरे माइक्रोबायोम के जंगल को जलाकर राख कर देती है। इस तबाही से वापस रिकवर होने में महीनों या कभी-कभी तो सालों लग सकते हैं। और कुछ अच्छे बैक्टीरिया की ऐसी प्रजातियां होती हैं जो एक बार मरने के बाद शायद जिंदगी में कभी वापस लौट कर आती ही नहीं है। ये प्रैक्टिकली एक परमानेंट डैमेज हो सकता है। ये तो सच में ऐसी चीज है जिस पर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। थोड़ा सा गला खराब हुआ और लोग खुद से एंटीबायोटिक खा लेते हैं। इसके अलावा रेड मीट के बारे में भी काफी बात होती है। हाँ, एक्सेस रेड मीट का असर भी माइक्रोबायोम पर बिल्कुल डायरेक्ट होता है। रेड मीट वाला मैकेनिज्म काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे,
क्योंकि वो सीधे हमारी नसों को ब्लॉक नहीं करता जैसा पुरानी थ्योरीज कहती थी। दरअसल जब बहुत ज़्यादा मीट पेट में जाता है तो स्पेसिफिक गट बैक्टीरिया उसे पचाते वक्त TMAO नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं और फिर ये TMAO ब्लड वेसल्स में जाके जमा होने लगता है और धीरे धीरे उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ये इस बात का क्लियर प्रूफ है ना कि खाना सिर्फ कैलोरीज नहीं है, ये वो डेटा है जिसे माइक्रोब्स प्रोसेस करके शरीर के लिए पॉइजन या मेडिसिन में बदल देते हैं। यहाँ तक तस्वीर सच में काफ़ी परेशान करने वाली लगती है। अगर सालों तक एसिडी डाइट खाई गई है, स्ट्रेस रहा है, एंटीबायोटिक्स का इतना इंडिस्क्रिमिनेट इस्तेमाल हुआ है, तो दीवार का टूटना और माइक्रोबायोम का बंजर होना तय ही है। ऐसे में लोग क्या करते हैं? एक आसान रास्ता ढूंढते हैं। बाजार जाएंगे और महंगे प्रोबायोटिक्स यानी जिंदा बैक्टीरिया के कैप्सूल्स खरीद लेंगे। हाँ, लोगों को लगता है बस एक गोली खा ली और सब ठीक। वही ना, लोगों को लगता है कि बाहर से नए सोल्जर्स भेज दिए तो बस अंदर की ये वॉर जीती जा सकती है। पर क्या सिर्फ ये बाहरी कैप्सूल्स इस तबाह हो चुके इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए काफी हैं? ये तो मतलब वही बात हुई ना कि अगर देश की बॉर्डर वॉल पहले से टूटी हुई है और अंदर खाने की कमी है तो और नए सोल्जर्स बॉर्डर पर भेज देने से क्या होगा? वो भी तो अंदर जाके भूखे ही मरेंगे ना। से प्रोबायोटिक्स लेने से हो सकता है थोड़ा बहुत टेम्परेरी फायदा मिल जाए, पर असल सोल्यूशन बाहर से सोल्जर्स लाना नहीं बल्कि अंदर के सोल्जर्स यानी एग्जिस्टिंग माइक्रोबायोम को खाना देना है। और इन माइक्रोब्स का खाना है प्रीबायोटिक्स, जिसे आम भाषा में हम फाइबर कहते हैं। साइंस इसे MACS यानी माइक्रोबायोटा एक्सेसिबल कार्बोहाइड्रेट्स कहती है। जब हाई फाइबर खाना खाया जाता है तो माइक्रोब्स आंतों में उस फाइबर का फर्मेंटेशन करते हैं और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान वो कुछ जादुई केमिकल्स बनाते हैं जिन्हें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स या शॉर्ट में SCFAs कहते हैं। अच्छा, और इन SCFAs में एक नाम काफी फेमस है, ब्यूटीरेट। जी, ब्यूटीरेट का नाम सबसे ऊपर आता है ना इसमें। ये ब्यूटीरेट दरअसल एक सुपर केमिकल की तरह काम करता है। जहां तक मैंने समझा है, ये आंतों की दीवार को बनाने वाले सेल्स को एनर्जी देता है ताकि वो उन टाइट जंक्शंस को वापस सील कर सकें, यानी उस लीकी गट की रिपेयर कर सकें। पर इसकी मैजिक बस पेट पर खत्म नहीं होती। ये ब्यूटीरेट ब्लड स्ट्रीम के जरिए ट्रैवल करके दिमाग तक पहुंचता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और दिमाग के अंदर चल रही उस इंफ्लेमेशन को पूरी तरह शांत कर देता है। तो सीधी सी बात है, अगर डाइट में फाइबर नहीं है तो ब्यूटीरेट नहीं बनेगा, और ब्यूटीरेट नहीं तो ना पेट हील होगा और ना दिमाग। एकदम परफेक्टली समझाया आपने। और यहाँ पर न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसा कॉन्सेप्ट गट में भी पूरी तरह से अप्लाई होता है। जैसे दिमाग नई आदत बनाने पर अपनी वायरिंग बदल सकता है ना, वैसे ही गट माइक्रोबायोम भी ठीक खुराक मिलने पर पूरी तरह हील और रीवायर हो सकता है। इसे अचीव करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स भी हैं, जैसे ईटिंग द रेनबो का प्रिंसिपल, जिसमें अलग अलग रंग खाने होते हैं। सिर्फ रंग नहीं, इसका मतलब सिर्फ अलग अलग रंग के फल खाना नहीं है। टारगेट ये होना चाहिए कि हर हफ्ते कम से कम 30 अलग अलग पौधों पर आधारित चीजें खाई जाएं, जैसे सब्जियां, बीज, नट्स, दालें और फल। हर अलग प्लांट का फाइबर एक अलग बैक्टीरिया की प्रजाति को खाना देता है। इससे माइक्रोबायोम में विविधता यानी डाइवर्सिटी बढ़ती है, और एक हेल्दी गट की सबसे बड़ी पहचान उसकी डाइवर्सिटी ही होती है। ये 20-30 अलग अलग प्लांट्स वाला रूल काफी प्रैक्टिकल है। एक और बड़ा कॉन्सेप्ट जो डाइट से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि कब नहीं खाना है, वो है फास्टिंग। जब इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान 12 से 16 घंटे तक पेट को आराम दिया जाता है तो बायोलॉजी अपना एक अलग जादू दिखाती है। जब पेट पूरी तरह खाली होता है तो हर 90 से 120 मिनट में आंतों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेव उठती है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स या MMC कहते हैं। ये पूरे पाचन तंत्र का इंटरनल स्वीपर है, या झाड़ू कह लीजिए। ये बचे हुए अर्ध पचे खाने, टॉक्सिन्स और एक्सेस बैक्टीरिया को तेजी से आगे धकेलकर पेट की डीप क्लीनिंग करता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये MMC सिर्फ तभी काम करता है जब पेट खाली हो। अगर हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाया जा रहा है, स्नैक्स खाए जा रहे हैं, तो इस स्वीपर को सफाई का वक्त ही नहीं मिलता और MMC का टाइमर अचानक 0 पर रीसेट हो जाता है। नतीजन बैक्टीरिया वहां जमा होने लगते हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। इसे मेडिकल टर्म में SIBO यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहते हैं। फास्टिंग दरअसल उस मेंटेनेंस प्रोसेस को चालू करने का मेन स्विच है। जैसे अगर सड़क पर 24 घंटे ट्रैफिक चलता रहेगा तो सड़क की मरम्मत और सफाई कभी नहीं हो पाएगी ना।
ट्रैफिक को रोकना तो पड़ेगा ताकि मेंटेनेंस टीम अपना काम कर सके। इन सारी बातों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो इंसान के अस्तित्व का एक नया ही रूप निकलकर सामने आता है। अब तक यही माना जाता था कि इंसान एक इंडिपेंडेंट अकेला ऑर्गेनिज्म है, पर इस विज्ञान ने साबित कर दिया है कि इंसान दरअसल एक होलोबायोंट है, एक सुपर ऑर्गेनिज्म। ये अस्तित्व इंसानी सेल्स और उन 40 ट्रिलियन माइक्रोब्स के एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट पर टिका हुआ है। हम अकेले नहीं हैं, हम चलती फिरती इकोलॉजीज हैं। बिल्कुल, और इस इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्पेक्ट देना ही बीमारियों से बचने और मेंटल हेल्थ को ठीक करने का अकेला और लंबा रास्ता है। खाना खाना सिर्फ पेट भरने या जबान को स्वाद देने की आम क्रिया नहीं है। ये अपने अंदर बैठे उन ट्रिलियन पेट्स को जिंदा रखने की कोशिश है, जो बदले में हमारा दिमाग शांत रखते हैं, इम्यूनिटी मजबूत रखते हैं और एक तरह से हमारी जान बचा रहे हैं। सही खाना चूज करके ये कंट्रोल पूरी तरह से खुद के हाथ में होना एक कमाल की फीलिंग है। इस गहरे अध्ययन को ख़त्म करने से पहले इस सारी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। इस इकोसिस्टम से जुड़ी एक ऐसी बात है जो शुरुआत में थोड़ी हैरानी से और अजीब लग सकती है, पर बायोलॉजिकल लेवल पर पूरी तरह सच है। वो है सोशल कनेक्शन और माइक्रोबायोम शेयरिंग का विज्ञान। जब लोग अपने दोस्तों, परिवार वालों, यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों के साथ एक ही छत के नीचे वक्त बिताते हैं, बातचीत करते हैं, गले मिलते हैं या एक ही हवा में सांस लेते हैं, तो वो सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त या इमोशंस शेयर नहीं कर रहे होते। वो दरअसल फिजिकली अपने माइक्रोब्स एक दूसरे के साथ शेयर और एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ये सच में एक बेहद खूबसूरत और साइंटिफिक फैक्ट है। क्लोज कम्युनिटीज में या एक साथ रहने वाले कपल्स में जो गट फ्लोरा होता है ना, वो वक्त के साथ बिल्कुल एक जैसा होने लगता है। सोशल कनेक्शन और दूसरों से मिलना हमारे खुद की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डायरेक्टली एनरिच और मजबूत बनाता है। अकेलेपन में ये डाइवर्सिटी गिरने लगती है, तभी अकेला इंसान जल्दी बीमार पड़ता है। तो इसका मतलब तो यही निकाला जाए ना कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, जिन दोस्तों पर हम ट्रस्ट करते हैं, उनका असर हमारी साइकोलॉजी या हमारे मूड पर सिर्फ उनकी बातों या उनकी सलाह से नहीं होता, बल्कि फिजिकल सेल लेवल पर भी वो हमारे दिमाग की वायरिंग और खुशी के हार्मोन्स को शेप कर रहे हैं। प्यार और सोशल कनेक्शन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो एक बायोलॉजिकल और माइक्रोबियल एक्सचेंज है। जब अपनों के साथ टाइम बिताया जाता है तो सिर्फ इमोशनल सेफ्टी नहीं मिलती, बल्कि बायोलॉजी उनके माइक्रोब्स को अपनाकर एक दूसरे को हील कर रही होती है। पूरा ह्यूमन इकोसिस्टम इमोशनली और फिजिकली इंटरकनेक्टेड है। ये माइंड गट कनेक्शन की दुनिया साबित करती है कि इस शरीर के अंदर और इस सोसाइटी के अंदर कोई भी कभी पूरी तरह अकेला नहीं है। एक दूसरे के साथ खाना खाते वक्त अगली बार इस बारे में जरूर सोचा जा सकता है कि टेबल पर सिर्फ 2 लोग नहीं, बल्कि 2 पूरी इकोलॉजीज आपस में जुड़ रही हैं। एक अच्छा विचार है ना ये? बहुत ही गहरा और अच्छा विचार है, बिल्कुल।